Hello बच्चों, welcome everyone to IIT JEE Quiz 2022 and today we are going to start a very interesting and important topic probability जिसमें बच्चों हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन IIT JEE के करवाएंगे। चैप्टर के अंदर जो कंटेंट कवर होने वाला है उसमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम आज की क्लास में होने वाले हैं बच्चों। इन तीनों चैप्टर्स से अगर मैं इन चैप्टर की बात ना करें, इन तीनों कंटेंट से अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं। अगर हम लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड देखें तो लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड में बच्चों मैंने एक चीज और भी देखी है कि कभी कभी प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बन पाएंगे जिन बच्चों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बच्चों। तो ये दोनों टॉपिक्स तो अच्छे से पढ़ी है और उसके बाद में फिर आप प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कीजिए। जब आप उनको पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी करोगे तो आपको बहुत इजी चीजें लगेगी। तो अगर मैं बात करूं बच्चों जेई एडवांस की भी, तो जेई एडवांस के एग्जाम में लास्ट ईयर मतलब आई थिंक 2021 की बात अगर बच्चों करें तो उस पेपर में 4 क्वेश्चंस आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी से पूछे हुए थे, मतलब जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए। तो कभी कभी होता है कि एक चैप्टर के ऊपर पूरा मेहरबान हो जाता है। 4 क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर कैसे 4 क्वेश्चंस आ गए। भाई मैं लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन की बात भी कर रहा हूं जिसके साथ में पैसेज होता है, राइट। तो वैसे क्वेश्चंस भी अगर आ जाते हैं, 2 क्वेश्चंस तो वहां से डायरेक्टली मिल गए। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों पूछे हुए थे। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज है। और अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो यार प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, है ना बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की पहले क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें आपको देता है यहाँ पे सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड। 2 पॉसिबिलिटी सिग्नल के पास है, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, विद द प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद बोलता है इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए। तो जो सिग्नल सोर्स से गया वो सिग्नल स्टेशन ए ने रिसीव किया और उसके बाद ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी, तो उसने उसको स्टेशन बी के पास भेज दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। मतलब जो स्टेशन है वो सिग्नल को करेक्टली भी पकड़ पा रहे हैं और इनकरेक्टली भी पकड़ पा रहे हैं। तो करेक्टली पकड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई बच्चों, 3/4। करेक्टली इनकरेक्टली का मतलब भी समझ लेना। अगर ग्रीन सिग्नल सोर्स से जा रहा है तो ए जो स्टेशन है वो सिग्नल को करेक्टली पकड़ेगा 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में, मतलब ग्रीन ही सिग्नल उसे दिखेगा 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में। अगर उसे वो रेड सिग्नल दिखा तो कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में, ऑब्वियसली, क्योंकि वो इनकरेक्टली रिसीव होगा, राइट। अब इसके बाद बच्चों बोला जाता है इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन दैट इज अवर कंडीशन। तो आपने इस बात को सुनते ही पढ़ लिया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों, राइट। इसके बाद बोलता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन होगा। तो मैंने इन दोनों इवेंट्स को बच्चों ऐसे लिख लिया। मैंने डिफाइन कर लिया, सपोज बीजी बोलने का मतलब क्या है, स्टेशन बी के पास ग्रीन सिग्नल है, राइट। तो स्टेशन बी रिसीव्ड ग्रीन सिग्नल, तो उस बात की इवेंट को मैंने बीजी से रिप्रेजेंट कर दिया। और एसजी से बच्चों मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो सोर्स था, मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ग्रीन था, ठीक है। तो ये 2 इवेंट डिफाइन कर ली। इन दोनों इवेंट्स के थ्रू आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में बच्चों फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एसजी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजी। बीजी बोलने का मतलब कि बी स्टेशन के पास में ग्रीन सिग्नल रिसीव हुआ है, राइट, करेक्टली रिसीव हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस काम को करते हैं। तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एसजी इंटरसेक्शन बीजी एंड दैट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजी, राइट। अब अपना काम है कि इन प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज फाइंड आउट करें कि इनकी वैल्यूज क्या आती है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहां पे सोर्स रख दिया, जिसने सिग्नल ग्रीन भेजा कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में, 4/5 प्रोबेबिलिटी के साथ में, और जिसने सिग्नल रेड भेजा कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/5 प्रोबेबिलिटी के साथ में। जो ग्रीन सिग्नल है वो ग्रीन सिग्नल स्टेशन ए और स्टेशन बी सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्टेशन ए के पास में बच्चों गया, राइट, करेक्टली गया, तो किस प्रोबेबिलिटी के साथ में जाएगा, 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में जाएगा। और अगर वो इनकरेक्टली गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में जाएगा, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में जाएगा। ग्रीन सिग्नल इनकरेक्टली कैसे जाएगा बच्चों, वो स्टेशन को ए को कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, राइट। सिमिलरली रेड सिग्नल करेक्टली जाएगा 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में, और करेक्टली जब जाएगा तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। और अगर वो इनकरेक्टली जाता है तो कितना प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा।
अब इन सारी कैलकुलेशंस को और आगे बढ़ाते हैं। जब सिग्नल बी स्टेशन तक पहुंच रहा है, तो बी स्टेशन तक करेक्टली पहुंच रहा है बच्चों 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में, मतलब मैं उन्हीं बातों को दोबारा बोलते चले जा रहा हूं। तो इसको अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे रेड पहुंचेगा 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में, फिर यहाँ ग्रीन पहुंचेगा किस प्रोबेबिलिटी के साथ में बच्चों, सॉरी दिस इज 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में कैसा पहुंचेगा, या पहले लिख लो 3/4 के साथ में कैसा पहुंचेगा, रेड पहुंचेगा, और 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में कैसा पहुंचेगा, ग्रीन पहुंचेगा। सिमिलरली बच्चों आगे बढ़े तो फिर से 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में रेड और 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में ग्रीन, and then next is green signal goes to green signal with the probability 3/4 and green signal goes to red signal with the probability 1/4। कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है। अब आप देखिएगा कि कंडीशन इवेंट ई क्या है बच्चों। इवेंट ई है कि बी स्टेशन के पास में ग्रीन सिग्नल आना चाहिए। तो बी स्टेशन के पास में ग्रीन सिग्नल आने के केस कौन कौन से हो गए, एक तो बच्चों ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया, राइट। और दूसरा इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसजी इंटरसेक्शन बीजी। एसजी बोलने का मतलब जब सोर्स भी ग्रीन था और बी सिग्नल ने भी ग्रीन पकड़ी इवेंट, तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो बेटा ये दोनों इवेंट्स आपके पास में होंगी, ये वाली और ये वाली, राइट। तो अब एक काम करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूं बच्चों। तो अगर हम इस वाले इवेंट की बात करेंगे तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आप इस ट्री पे चलते चले जाइए। 4/5 प्रोबेबिलिटी तक आप पहुंचे थे ग्रीन सिग्नल पे सोर्स से, उसके बाद आप ग्रीन सिग्नल से को आप भेज रहे हो स्टेशन पे करेक्टली, फिर से ग्रीन सिग्नल मुझे दिख रहा है 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में। फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ, 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में बी स्टेशन के पास पहुंचा और ग्रीन सिग्नल मुझे दिखाई दिया। यही वाला काम आगे बढ़ते चले जाइए। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, इन सारी चीजों को शेड करते हुए चले जा रहा हूं। पहला पाथ मुझे ये मिला एंड सेकंड पाथ बच्चों मुझे ये वाला मिल गया। सिमिलरली मैं अगर थर्ड पाथ की बात करता हूं तो मुझे ये वाला पाथ मिल रहा है एंड देन इसके बाद आप इधर पहुंचे और फिर इसके बाद आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंच रहे हो। सिमिलरली अगला पाथ मुझे ये पॉसिबल मिल रहा है और इसके बाद फिर से मुझे 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ में ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो इनकी वैल्यूज भी अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इस पॉसिबिलिटी पे, 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, राइट। और बच्चों यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, along with this is again 4/5 into 1/5 into 3/4 into 1/4 और नेक्स्ट वाले केस में आपको मिला 1/5 3/4 1/4 into 3/4। अब बच्चों इन तीनों का सम कर लेते हैं फॉर बीजी, इन चारों का सम कर लेते हैं फॉर बीजी। अगर इन चारों का सम कर लोगे तो पहले वाले दो तो सेम है और सबके डिनोमिनेटर कितने आ रहे हैं बच्चों, 5 4 4, तो ये तो एक साथ लिख लीजिए पहले, राइट। और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ रही है अपने पास में, 4 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये आ गया आपका 36 और फिर नेक्स्ट 4 40। तो पहले दो केसेस में तो 40 आ रहा है और नेक्स्ट टू केसेस में कितना आ रहा है बेटा, 3 + 3 6। ओके, तो ये आ गया बच्चों 46 अपॉन दिस। और अगर मैं सिर्फ इन दो केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी का सम करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है बच्चों, तो मुझे मिल रही है 4 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 36, दिस प्लस 4 दैट इज 40। तो 40 अपॉन 5 क्रॉस 4 क्रॉस 4, राइट। अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू आपको मिल जाएगी, टोटल मिल जाएगा 40 अपॉन 46, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर्स बच्चों सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले दो केसेस कौन से थे, जिसमें एसजी एंड बीजी का इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब बी सिग्नल ग्रीन भी दिख रहा है और जो सोर्स था उसने भी ग्रीन आपको सिग्नल भेजा था, मतलब ओरिजिनल सिग्नल कैसा था बच्चों, ग्रीन था। तो आप समझ सकते हो कितना आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। तो कोशिश करनी है जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिनमें बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, आप उसमें ट्री बना लोगे, जिसके बाद आपको सारे रास्ते क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोलता है कि वी हैव 3 इवेंट्स A, B and C and if probability of exactly one of A or B occurs, this is equal to probability of exactly one of A or C occurs, and this is also equal to probability of exactly one of B or C occurs, and this is given as 1/4। and बोलता है बच्चों if probability of all 3 events occurs simultaneously, तीनों events एक साथ occur करती है तो उसके लिए probability कितनी दी हुई है, 1/60।
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर। सबसे पहले तो ये बात सबको पता होगी, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी अपने ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी। तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका क्या होता है, आपको याद होगा हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू किस फॉर्म में लिखते थे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, this minus probability of A intersection B, this minus probability of B intersection C, and this minus probability of C intersection A, and this minus this plus probability of A intersection B intersection C। अब इनमें जो जो बातें हैं उनको गौर से समझना। आपको एक चीज और गिवन की हुई है, क्या गिवन की है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C, all three events occur simultaneously। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 1/16। तो इतना काम मेरे पास हो गया, बट मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करके यहाँ पे पुट करता हूँ, राइट। तो जो भी वैल्यू आता है उस पर अपन प्लस 1/16 कर देंगे। चलिए, तो जो जो इंफॉर्मेशन है अपने पास उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों एक बार छोटी सी एक बात और समझ लेना, दिस इज अ वेन डायग्राम। अगर मेरे पास ये इवेंट कैपिटल ए है और ये इवेंट कैपिटल बी है, तो ये बीच वाला कॉमन पोर्शन है, दिस इज, इस कॉमन पोर्शन का मतलब क्या होता है कि बोथ इवेंट ए एंड बी अकर्स। अगर मैं बोलता हूं बच्चों एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट ए एंड बी अकर्स, तो आप क्या कहोगे, एग्जैक्टली वन बोलने का मतलब या तो एग्जैक्टली एक ए होगा, एग्जैक्टली एक बी होगा, मतलब उन दोनों का कॉमन पोर्शंस नहीं होगा, राइट, वो दोनों एक साथ अकर नहीं कर रहे। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, राइट। अब आपको मैंने वेन डायग्राम से बता दिया, तो क्वेश्चन समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू अपने को दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, 1/4। मतलब मैंने यूनियन में से इंटरसेक्शन के कॉमन पोर्शन को हटा दिया, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ओपन करें, तो बच्चों कितना मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस 2 times probability of A intersection B, and that value is equal to 1/4. Suppose I say that is first equation. In a similar process, we can find exactly one of A or C, and also we can find exactly one of B or C occurs, right? So along with this, when I write this probability of B plus probability of C minus 2 times probability of B intersection C, this value is also equal to 1/4. And the last situation, probability of C plus probability of A, this minus 2 times probability of C intersection A, and that value is equal to 1/4. This is second equation and that is third equation. ठीक है बच्चों, तो ये तीन इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया, बहुत इजीली दिखता होगा, दिस इज फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अगर अपन कर लें तो यहां से मुझे मिल जाएगा, दैट इज 2 times P of A plus P of B plus P of C, and this minus P of A intersection B, this minus P of B intersection C, and this minus P of C intersection A, and that value is equal to 1/4 plus 1/4 plus 1/4, that is, this will become 3/4, and that 2 इससे भी डिवाइड कर दो बच्चों। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, दिस इज P of A plus P of B plus P of C, and this minus probability of A intersection B, and this minus probability of B intersection C, and this minus probability of C intersection A, and that value C intersection A, and that value is equal to 3/8. So put that value in this expression, आपका आंसर आ गया, that is 3/8, and that plus 1/16. तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज 6/16 plus 1/16, that means 7/16. That is your answer. तो बच्चों देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था। तो मैंने कोशिश की, पहला क्वेश्चन तो आपको करवाया किसका, बेस थ्योरम का, और दूसरा क्वेश्चन करवाया सेट्स के ऊपर बेस्ड। तो सेट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चंस मैं अलग अलग वैरायटी के इसलिए करवा रहा हूं कि आप अपने असाइनमेंट्स में से या प्रीवियस ईयर की
जो बुकलेट आपके पास पड़ी है, आर्काइव पड़ी है, आई मीन उसमें से इस वैरायटी के क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको 2 अंश दिए हुए हैं, अन 1 अन 2, और अन 1 के पास में 3 व्हाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल्स एंड 1 रेड बॉल, राइट। एंड अन 2 के पास में बच्चों 1 व्हाइट बॉल, सिर्फ 1 व्हाइट बॉल। एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है, अगर उसमें हेड आता है तो एक बॉल अन 1 से निकाल के बच्चों एट रैंडम निकाल के अन 2 पे डाल दी जाती है, और अगर उसमें टेल आता है तो 2 बॉल्स निकाली जाती है अन 1 से और अन 2 पे डाल दी जाती है। फिर बोलता है कि एक बॉल फिर अन 2 से निकाली जाती है दोबारा, ठीक है ना। मतलब ये प्रोसेस करने के बाद दोबारा जब आपने अन 2 पे बॉल्स डाल दी है, उसके बाद फिर अन 2 से एक बॉल और निकाली जाती है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो ड्रॉन बॉल है वो व्हाइट हो अन 2 से, और गिवन दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम अन 2 इज व्हाइट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर से आ गई। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर। तो बच्चों पहले केस हम लोग बनाते हैं, क्या क्या केसेस अपने पास बन रहे हैं। तो पहले तो 2 अंश डिफाइन कर लीजिए, दीज आर 2 अंश, दिस इज सपोज अन 1 एंड दैट इज अन 2। अन 2 के पास क्या बच्चों है, 3 व्हाइट बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स। अन 2 के पास में जस्ट 1 व्हाइट बॉल। आपने क्या किया कि कॉइन को टॉस किया, तो यहां पे मेरे पास एक कॉइन है, तो कॉइन को जब मैं टॉस करता हूं तो 2 पॉसिबिलिटी आती है, या तो हेड आएगा बच्चों या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो मैं क्या करूंगा, अन 1 से 2 बॉल्स उठाऊंगा और फिर क्या करूंगा, उसे अन 2 पे रख दूंगा। मतलब मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं बच्चों, यहां से हेड के केस में एक बॉल निकाल रहा हूं और अन 2 पे डाल दे रहा हूं, और अगर टेल आता है बच्चों तो टेल के केस में मैं क्या कर रहा हूं, 2 बॉल निकाल रहा हूं और अन 2 पे डाल दे रहा हूं, राइट। ये चीजें ध्यान रखनी है जितना भी प्रोसेस में करता चले जा रहा हूं। अब लेकिन जब आप शिफ्ट करो तो व्हाइट बॉल भी जा सकती है और रेड बॉल भी जा सकती है, उन सब चीजों की पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉइन बना ली, कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आया या बच्चों टेल आ गया। अगर हेड आता है तो हेड आने पे मैंने क्या किया, अन 1 से बॉल उठाई, ठीक है, और वो बॉल अन 2 पे डाल दी। तो वो जो बॉल उठाई मैंने और अन 2 पे डाली, सपोज वो व्हाइट है, एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये आ गई, या वो बॉल रेड है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आ गई। फिर क्या किया, अन 2 से एक बॉल और उठाई गई है। यहां पे स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना, यहां पे 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अन 2, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड आउट करनी कि वो जो बॉल आई है वो व्हाइट हो, तो यहां पे मैंने व्हाइट लिख लिया। इन सारे ट्रीज को बनाता चल रहा हूं, गौर से समझते चलना बच्चों सब लोग। फिर जब रेड आपने ट्रांसफर की अन 1 से अन 2 के अंदर, तो फिर मेरे को दोबारा व्हाइट बॉल उठानी है। अब जब टेल आता है तो आपने 2 बॉल ट्रांसफर करोगे, तो 2 बॉल ट्रांसफर करने पे तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, व्हाइट व्हाइट, रेड रेड और व्हाइट रेड। तो ये 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई। जब व्हाइट व्हाइट डालते हो तो भी मुझे कौन सी पिक करनी है बेटा, अन 2 से व्हाइट पिक करनी, बिकॉज उसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यहां भी व्हाइट पिक करनी और यहां भी व्हाइट पिक करनी। ये 5 केसेस मेरे पास बने। तो अब आप क्या कीजिए, इन पांचों केसेस की बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो सबसे पहला काम तो अपन ये करेंगे, इन 5 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो जब हम हेड आने की बात करते हैं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ में आएगा। तो हेड आने के बाद क्या हुआ, अन 1 से एक बॉल सेलेक्ट की, कौन सी सेलेक्ट की, व्हाइट सेलेक्ट की। तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5 हो गई, बिकॉज टोटल बॉल 5 थी और 3 व्हाइट बॉल्स थी, राइट। उनमें से कोई भी एक निकाल सकते हैं। फिर जब उस बॉल को निकाला और आपने व्हाइट बॉल को अन 2 के अंदर रख दिया, अब अन 2 के अंदर 2 व्हाइट बॉल्स हो गए, तो 2 व्हाइट बॉल से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 1, क्योंकि व्हाइट ही तो है। फिर आए आपके टॉस करने के बाद जब हेड आया था, हेड आने के बाद आपने रेड बॉल उठा के अगर अन 2 के अंदर डाली थी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पहले हेड की हाफ, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, और जब आपने रेड इसके अंदर डाल दी तो बच्चों एक रेड एक व्हाइट हो गई, उसमें से व्हाइट कलर की बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये प्रोसेस आप इस्तेमाल करते चले जाओ। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हमने देखा कि आपने 2 बॉल पिक की, व्हाइट व्हाइट, तो 2 व्हाइट बॉल्स पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो पहले तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 व्हाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ये माइनस साइन नहीं है, कई लोग माइनस साइन ना समझ लें, इससे मैं एरो करके बता रहा हूं कि इनकी प्रोबेबिलिटीज इस वे में निकल के आ रही। तो 1/2, 2 व्हाइट बॉल्स आपने चूज की अन 2 से, तो 3C2 तरीके से चूज करोगे। अपॉन में कितनी टोटल बॉल्स थी, 5 बॉल्स थी, उनमें से कोई 2 बॉल चूज कर रहे, तो 5C2 हो गया। दिस इनटू बच्चों, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दो व्हाइट बॉल्स इस बॉक्स में आ गई है, तो 3 व्हाइट बॉल्स हो गई। एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 आएगी। फिर अगेन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट केस पे, जब आपने 2 रेड बॉल्स निकाली तो 2 रेड बॉल्स 2c2 तरीके से, मतलब 1 तरीके से, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 तो आएगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और अपॉन में कितना? 5c2। दिस इनटू अगेन कितनी वैल्यू मेरे पास आ गई? दिस इज मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके अर्न 2 के अंदर एक व्हाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है, राइट? एक व्हाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है, तो 3 बॉल्स बच्चों हमारे पास हो गई। हमें चूज करनी है एक बॉल, तो 3c1 तरीके से उस बॉल को चूज करूंगा, और व्हाइट बॉल को चूज करने का कितना तरीका हुआ? 1c1, बिकॉज आपके अर्न 2 के अंदर सिर्फ एक ही व्हाइट बॉल है। फिर बढ़ते हैं आगे, अब आप देखिएगा 1/2 तरीके से टेल आया, एंड देन रेड, व्हाइट और रेड बॉल आपके अर्न 2 के अंदर चले गई, राइट? तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ? 3c1 दिस इनटू 2c1, क्योंकि एक व्हाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 5c2, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय, जब आपने 2 बॉल सेलेक्ट करके अर्न 2 के अंदर डाल दी, तो अर्न 2 में 2 व्हाइट बॉल मिल गई आपको और एक रेड बॉल मिल गई। ठीक है बच्चों, तो हमें फिर एक बॉल सेलेक्ट करनी है। कितने तरीके से करेंगे? 2 व्हाइट बॉल, एक रेड बॉल, टोटल 3 बॉल मिली है 3c1 तरीके से। तो व्हाइट बॉल तो 2 हो गई, तो 2c1 तरीके से इनको आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो कितना आसान सा काम बच्चों मैंने किया है। ठीक है, इन सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से मुझे मिल गया 3/10, यहां से मुझे मिल गया एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1/10, और यहां से मुझे मिल गया 3c2 का मतलब बच्चों होता है 3c1, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3, एंड दैट मीन्स 3/2। और यहाँ 5c2 की वैल्यू की बात करेंगे बच्चों, तो कितनी वैल्यू मिलेगी? ये मिल जाएगी 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10, राइट? तो ये आ गया 3/20, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। आप लोग देख लेना मैं कैलकुलेशंस बिल्कुल सही कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है ना? आई थिंक सही चल रही है अभी तक कैलकुलेशंस, ठीक है? तो निकाल के बच्चों चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस मेरे पास आ गया, दिस इज 1/2 5c2, 5c2 का मतलब फिर से 10, 1c1 1 होगा, सो दिस वैल्यू इज 1/2 इंटू 10, दैट इज 20, एंड दिस इंटू 3, दिस इज 60, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 1/2, और नीचे 5c2 का वैल्यू 10, और 3c1 का वैल्यू आ गया आपके पास बच्चों 3, तो 3 × 10 30 × 2 60, डिनोमिनेटर में यहाँ पे मुझे मिलेगा, और ऊपर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 3c1, दिस इज 3 × 2 6 × 2 12, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। अब इन सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड भी क्यों कर रहे हैं पहले ये समझो। सबसे पहले तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 2 इज व्हाइट, ठीक है? दिस इज व्हाइट, मतलब जो बॉल निकाली वो व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं। हम फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट में लिख दे रहा हूं शॉर्टली। तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आएगी? दिस इज 3/10 प्लस 1/10 प्लस 3/20 प्लस 1/60 प्लस 12/60। तो बच्चों इन सब का आप सम कर लो। अब उसके बाद वो क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है गिवन दैट द ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 is white, then find the probability that head appears। तो बी पार्ट पे जब हम चलते हैं तो उसमें बच्चों क्या बोल रहा है कि गिवन दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, ये तो आपका आ गया डिनोमिनेटर में बिकॉज कंडीशन लग रही है, और प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालने की? हेड अपीयर हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन W एंड दैट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W। तो ये कुछ भी नई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ W तो आप लिख ही चुके हो, और H इंटरसेक्शन W की बात बच्चों अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी? सिर्फ इन दोनों केसेस को उठाओगे कि हेड भी आता हो और व्हाइट बॉल भी निकलती हो अर्न 2 से, तो वो केस कौन सा है बच्चों? ये दोनों केसेस हैं। तो क्या आ गया मेरे पास? 3/10 दिस प्लस 1/10 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय दिस होल वैल्यू, राइट? तो दिस इज योर आंसर, आई मीन दिस इज PW ऊपर निकाल चुके हैं, कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो। आई थिंक सबको समझ में आएगा बच्चों कैसे हमने क्वेश्चन किया। तो ये वाला क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का था। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन भी एडवांस से पूछा हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा क्रिटिकलिटी नहीं है बच्चों, और एडवांस के क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए मेंस एग्जाम से पहले भी, बिकॉज वो आपके कंसेप्ट्स को साफ कर देते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। सबको ये पता होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो इसने दिया क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, बोलता है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, R1 R2 R3 आर ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग अ डाइस। वेरी इंटरेस्टिंग। तो R1 R2 R3 की वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती है बच्चों? 1 से लेके 6 तक कुछ भी, ठीक है? उसके बाद बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा टू द पावर
R1 प्लस ओमेगा टू द पावर R2 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 इज इक्वल टू 0। वैसे क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि दैट ओमेगा दिस इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोग सब जानते होंगे दे आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये से मेंशन करना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने लिखते हुए छोड़ दिया हो, क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बात तो अपने को ये पता चली कि जो R1, R2, R3 है, ये तीनों के तीनों डाइस को रोल करके मिल रहे हैं। तो इनके पास क्या क्या पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद बच्चों हुआ क्या कि आप ये भी बात सब लोग जानते होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। तो मैं ओमेगा की पावर्स रख रहा हूं बच्चों। तो मैंने R1, R2, R3 के लिए कुछ लिस्टिंग बनाई। बोले इनके लिए क्या क्या पॉसिबल लिस्टिंग हो सकती है? तो पॉसिबल लिस्टिंग के लिए मैंने क्या किया बच्चों? इन नंबर्स को लिख लिया 1 2 3, ठीक है, या ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। आपने सोचा होगा सर इस तरीके से क्यों लिखा? अगर आप इन ग्रुप्स को देखो, जो मैंने 3 ग्रुप्स बच्चों बनाए हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो इस ग्रुप में आप देखते होंगे अगर इन नंबर्स को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मतलब ये नंबर किस फॉर्म में है? 3k प्लस 1 की फॉर्म में। ये नंबर किस फॉर्म में है? 3k प्लस 2 की फॉर्म में। और ये नंबर किस फॉर्म में है? 3k की फॉर्म में। क्या फायदा हुआ इस चीज को लिखने का? फायदा ये हुआ बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि ओमेगा इट्स होल क्यूब दिस इज इक्वल टू 1। देन ऑब्वियसली ओमेगा टू द पावर 3k दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। So when I write this omega to the power 3k plus 1, then this value is nothing, this is omega. And when I write omega to the power 3k plus 2, then this value is equal to omega square. Right? 3 consecutive powers of omega. ठीक है? And their sum is always equal to 0. तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा टू द पावर 3k प्लस ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 2, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 के इक्वल आएगी। तो ये आइडिया अगर आपके दिमाग में है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाओगे बच्चों। तो आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि R1, R2, R3 की वैल्यू आप इन तीनों सेट से सेलेक्ट करो। एक वैल्यू यहां से सेलेक्ट कर लो 2C1 तरीके से, एक वैल्यू यहां से सेलेक्ट कर लो 2C1 तरीके से, एक वैल्यू यहां से सेलेक्ट कर लो 2C1 तरीके से, और इन वैल्यूज को ओमेगा की जो पावर्स है R1, R2 और R3, इन पावर्स पे अरेंज कर दो बच्चों। सपोज यहां से 1 आया, यहां से 5 आया और यहां से 6 आ गया बच्चों, ऐसी वैल्यूज आ गई। तो आपने रखा ओमेगा की पावर पे 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 6 1 हो गया बच्चों, ओमेगा टू द पावर 5 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और कितनी वैल्यू आ गई? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट वैल्यू बिकम्स 0। तो कितना इजी क्वेश्चन था? आपको लग रहा है कहीं से कि एडवांस का क्वेश्चन था बच्चों? कितना आसान क्वेश्चन। तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? पहली बात, सैंपल स्पेस लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में बच्चों मेरे पास आ गया, दिस इज फर्स्ट डाइस के लिए R1 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकते हैं, तो 6 तरीके। दूसरी पॉसिबिलिटी R2 के लिए भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी, 6 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली R3 के लिए 6 पॉसिबिलिटी। ये तो अपना सैंपल स्पेस बन गया। और वो आया कैसे? 2C1 का होल क्यूब 3 तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट R1 सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेट से, सेकंड सेट से, और R3 सेलेक्ट कर रहे हैं थर्ड सेट से। बट वो R1, R2, R3 की पोजीशन भी इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब उनका अरेंजमेंट कर सकते हो। कितने तरीके से होगा बच्चों? 3 फैक्टोरियल तरीके से होगा। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, एक 6 तोड़ गया। ऊपर कितना मेरे पास मिला? दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 36, आई मीन दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज 9 एंड दिस इज 2, सो योर आंसर इज इक्वल टू 2/9। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने की, और जो टाइम भी लगा वो टाइम मुझे आपको समझाने में लगा हुआ। अगर बच्चे आपको नॉलेज हो ना, आपको कंसेप्ट के बारे में पता हो, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक हाफ मिनट का टाइम भी नहीं लगने वाला। इतने कम टाइम पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है ए कॉइन इज फ्लिप्ड 7 टाइम्स, तो 7 बार आप कॉइन को उछाल रहे हो। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स एट लीस्ट 4 times. The head appears at least 4 times in a row. Okay. तो कैसे पहले आप सोचोगे 7 चांसेस को? तो बच्चों मैंने ये 7 चांसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 चांसेस पे हम बार बार वैल्यूज को शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला सपोज ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले ही आपके पास सारे हेड आ जाए, और जैसे ही आपके पास 4 हेड आए ना, तो उसके बाद तो आप
गेम जीत चुके हो, बिकॉज हमें इसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो बच्चों मैं इस चीज को एनीथिंग लिख देता हूँ, कैपिटल ए, कुछ भी आ सकता है, राइट। अगली पॉसिबिलिटी क्या, अब हम शिफ्टिंग करते चले जाते हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर टेल आ गया तो यहाँ पे हेड आ सकता है, यहाँ 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 पे कुछ भी, राइट। फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी कि यहाँ टेल आ गया, यहाँ हेड आ सकता है, 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 और इसके बाद तो कुछ भी, यहाँ भी कुछ भी। और क्या पॉसिबिलिटी बच्चों कि यहाँ पे एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग, यहाँ पे हेड, सॉरी टेल, और यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, और यहाँ पे हेड, ये पॉसिबिलिटी। तो ये 4 केसेस मेरे पास मिलते हैं। तो बोल कह रहा है हेड अपीयर्स एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ रो, राइट, 4 टाइम्स इन अ रो। तो मतलब शुरुआत में टेल से कर रहा हूं, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ रो। अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है, तो मैं देख रहा हूं क्या उससे पहले जो है वो अगर टेल आ गया बच्चों, तो मैं एटलीस्ट 4 टाइम्स के लिए श्योर हूं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। यहां पे मैंने टेल इसलिए रखा बिकॉज मैं शुरुआती हेड से कर रहा हूं। तो ये मेरे पास 4 केसेस मिले। इन चारों केसेस की प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और 4 टाइम्स हेड आ रहा है तो 1/2 टू द पावर 4 हो गया। और एनीथिंग आने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकता है भाई, उसके लिए श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं कि हेड ही आना चाहिए, टेल ही आना चाहिए। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, 1। तो यहाँ पे 1 1 1 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 1 आ रहा है, तो 1 क्यूब लिखिए, राइट। ऐसे ही बढ़ते आगे, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, और 4 हेड है आपके पास, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 टू द पावर 5, this into 1 square. Similarly, next 1/2 to the power this is 5, this into 1 square again, and then this is again 1/2 to the power 5 and this into 1 square. These are the possibilities, right? इन सारी possibilities में ये सारे cases है और and और का मतलब addition, इन सब का addition कर देते हैं बच्चों, तो क्या value मुझे मिल जाएगी, this is 1/2, I mean this is probability of the favorable event E, जिस बात की probability निकालने की है, head appears at least 4 times, this value is equal to, this is 1/2 to the power 4, you may take as a common, and inside we get 1 plus half plus half plus 1, and that means half plus half, sorry, that means this value is 2 plus half, that is 5/2, और यहाँ पे तो मुझे 1/2 to the power 5 मिल ही रहा है। 1/2 to the power 5 कितना होता है बच्चों, this is 32 into 2 64, that means this value is equal to 5/64, this is your answer। तो आप समझ सकते हो कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ी सी अप्रोच आपको पकड़नी है कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को लेके जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी का था, आई मीन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का था। आपको यहां से एक आइडिया लगा होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। आपको याद होगा बच्चों कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ जितने हेड्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी ट्रायल हो रहे हैं 7 टाइम्स, या आप कॉइन को 7 टाइम्स फ्लिप कर रहे हो, तो हर एक ट्रायल पे, हर एक फ्लिप पे जो आउटकम आना है वो प्रीवियस फ्लिप के साथ में कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, राइट। और एक वर्ड और सुना होगा बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव बोलने का मतलब अगर ये केस आता है तो ये नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज का आना दूसरे के ना आने की श्योरिटी देता है तो उसका मतलब वो दोनों इवेंट्स कैसी होगी, एक्सक्लूसिव हो गई, और ये चारों की चारों एक्सक्लूसिव है। साथ साथ एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपके पास अगर सब सैंपल स्पेस 4 इवेंट से मिलकर बन रहा है, A1 A2 A3 A4, वो चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और उन चारों का यूनियन एस को रिप्रेजेंट कर देता है, तो उन चारों इवेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। तो ये चारों की चारों एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई के इक्वल आ गया। तो ये सैंपल स्पेस को तो नहीं बना रही है, यहाँ पे एग्जॉस्टिव तो नहीं बोलना चाहिए, ये इवेंट ई को डेवलप कर रही है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5 इनटू दिस वैल्यू, दैट मींस द वैल्यू इज इक्वल टू 5/64, राइट। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इफ देयर आर 2n+1 टिकट्स इन अ सिनेमा काउंटर numbered as 1 2 3 and so on 2n+1, 3 friends buy 3 tickets at random, then what will be the probability of the tickets
दे आर इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब वो तीनों के तीनों टिकट्स कैसे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बच्चों बन गया। अब आपने कैसे प्रॉब्लम को सोचा और कैसे आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं। तो टोटल 2n+1 टिकट्स थे, उनमें से कोई 3 टिकट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए बच्चों, 2n+1 C3 हो गए। अब मैंने एपी को सोचना शुरू किया। हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस 1 हो। अगर कॉमन डिफरेंस 1 होता है तो एपी में किस किस टाइप के टिकट्स हो सकते हैं, मुझे 3 टिकट्स उठाने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं। 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, कंटिन्यू करता चला गया। लास्ट मुझे कितना मिल गया, 2n+1, 2n and 2n-1. So in how many ways we can write, we can take the common difference 1 in this ticket, in these 3 tickets. तो आप क्या बोलोगे, टोटल 2n-1 ways में। तो यहाँ पे टोटल 2n-1 ways है बच्चों, जिनके थ्रू आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूं, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया तो क्या टिकट पॉसिबल हो जाएंगे, 1 3 5, 2 4 6, सिमिलरली आ जाएगा 3 5 7, ऐसे कंटिन्यू करते चले जाइए। तो जब हम लास्ट पे चलेंगे तो यहां मुझे मिल जाएगा 2n-3 एंड दिस इज 2n-1 एंड दैट इज 2n+1। तो आप देखो कितने आसानी से वैल्यूज को लिख पा रहे हैं। तो यहां भी 2n-3 वेज। अब आपको सिमेट्री मिल गई, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब आप आगे लास्ट में कंटिन्यू करोगे तो आपने बोला कॉमन डिफरेंस n ले सकते हैं मैक्सिमम। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू मुझे एक ही कॉम्बिनेशन मिल सकता है, 1n+1 एंड 2n+1। तो ये कितने तरीके से लिखा जा रहा है बच्चों, ओनली बाय 1 वे। तो दीज आर द पॉसिबल वेज टू राइट दीज 3 टिकट्स इन इंक्रीजिंग एपी, राइट। तो इन सारे नंबर ऑफ वेज का एडिशन कर लेते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अवर फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे। दिस इज 2n+1, sorry 2n-1, this plus 2n-3 and this plus and so on. The last number is 1, which is again an AP, and sum of n terms of AP आप जानते हो, this is n/2, that is first term plus last term. So this and this eliminated and we get the value n square. That means the probability of this event capital E, this is equal to n square that divided by 2n+1 C3. तो बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन, फिर से बहुत कम कैलकुलेशन, मतलब हमें आइडिया मिलना चाहिए कि हम कैसे गो थ्रू क्वेश्चन को करते हैं। तो आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोलता है ए बैग कंटेन्स W white balls and 3 black balls। ओके, फिर बोलता है कि balls are drawn 1 by 1 without replacement till the black balls drawn, मतलब जब तक सारी ब्लैक बॉल ना निकल जाए तब तक आप विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल को निकालते चले जाओ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स विल कम टू एन एंड एट rth ड्रॉ, मतलब rth ड्रॉ पे आपका क्या हुआ, लास्ट वाली जो ब्लैक बॉल है वो भी निकल गई। इस बात को, मतलब जो स्टेटमेंट मैंने दिया ना, इस स्टेटमेंट को लोग प्रॉपर्ली समझते नहीं है और क्वेश्चन का आंसर गलत लिखाते हैं। यहां पे बच्चों हुआ क्या है कि जो पहले वाले r-1 ड्रॉ है, जो फर्स्ट r-1 ड्रॉज है, इन ड्रॉज में बच्चों हुआ क्या कि W व्हाइट बॉल्स में से आई एम नॉट श्योर कि कितनी व्हाइट बॉल निकल रही है, अब वो यहां से बता देंगे। पहली बात तो ये कि 2 ब्लैक बॉल्स निकल रही होंगी। बोले सर क्यों 2 ब्लैक बॉल्स निकल रही होंगी, इसलिए बच्चों निकल रही होगी बिकॉज rth ड्रॉ जो अपने पास मिलेगा, उस rth ड्रॉ में क्या हो रहा होगा बच्चों, उस rth ड्रॉ पे आपका एक ब्लैक बॉल आना चाहिए जो कि लास्ट ब्लैक बॉल होगा। कौन सा ब्लैक बॉल होगा, लास्ट ब्लैक बॉल होगा, क्योंकि वो बोलता है कि इसको जो भी आप प्रोसीजर चला रहे हो अपना बॉल निकालने का विदाउट रिप्लेसमेंट एक बैग में से, वो जो आपका गेम चल रहा है या प्रोसीजर चल रहा है वो rth ड्रॉ पे एंड होना चाहिए बच्चों। तो rth ड्रॉ पे एंड होना चाहिए, मतलब rth ड्रॉ पे आपको एक ब्लैक बॉल लास्ट निकल के आनी चाहिए। इसका मतलब 2 ब्लैक बॉल्स तो r-1 ड्रॉज में निकल चुके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, r-1 ड्रॉज में 2 तो ब्लैक निकली, तो बची r-3, वो कैसे निकली बच्चों, वो निकल गई व्हाइट। काम हो गया। इस वाले इवेंट को माना इवेंट ए, इस वाली इवेंट को माना इवेंट बी। अब आपके पास एक और स्टेटमेंट अप्लाई होने वाला है विच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मुझे करना क्या है, मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब समझ में आया बच्चों कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करते हैं। यहां भी चेन में चीजें चल रही है कि ए का भी होना जरूरी है और उसके बाद फिर बी आपका होगा, राइट। तो इसको कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अब समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब r-1 ड्रॉस तक का काम हो चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जब r-1 ड्रॉ तक का काम हो चुका है तो r ड्रॉ में ब्लैक बॉल, लास्ट ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको मैंने ऐसे लिखा, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चों अपने को निकालना है। टोटल बॉल कितनी थी, W+3, W वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स, तो उस चीज को लिख लेते हैं सबसे पहले, दिस इज इक्वल टू W+3 टोटल बॉल्स, उनमें से कितनी बॉल सेलेक्ट की, r-1 बॉल सेलेक्ट की, जिनमें से r-3 व्हाइट थी और 2 ब्लैक थी, तो W में से r-3 सेलेक्ट किया, इनटू 3 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट की। इतना काम हो चुका है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। अब इसमें बेटा क्या करना है, जो बची हुई बॉल्स हैं, कितनी बची बॉल्स अपने पास में इस सिलेक्शन के थ्रू, W+3 टोटल बॉल्स थी, उसमें से r-1 निकाल लिया, तो कितना मिला, W+3 दिस माइनस r-1, इतनी बॉल्स बची। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो बच्चों कितना आने वाला है, दिस इज W माइनस या W+4 माइनस R, तो W+4 दिस माइनस R, इतनी बॉल्स अपने पास बची है। ऐसे भी लिख सकते हो W माइनस R+4 एंड दिस C, कितनी बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है। अब क्या हुआ भाई, बची एक बॉल है, बी केस पे जब आते हैं तो एक ही बॉल बची है, लास्ट ब्लैक बॉल, तो उस एक लास्ट ब्लैक बॉल को निकालने का तरीका कितना होगा, 1C1 तरीके से आप निकालोगे एंड दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों जेईई एडवांस का था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अप्रोच समझ में आ रही होगी। मैंने अभी तक कोशिश की सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट हैं सारे के सारे यूज होते चले जाए। आई थिंक काफी सारे कंसेप्ट यूज हो चुके हैं, अभी तक हमने सिर्फ 7 क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं में ऑलमोस्ट कंसेप्ट यूज हो चुके हैं। तो आपको मजा भी आ रहा होगा, आपको पता भी चला होगा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपकी क्लास में हमने लिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन में बोलता है, 2 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मीट बिटवीन 10 AM एंड 11 AM with the restriction that no one can wait more than 10 minutes, then what is the probability that they will meet? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैं 1-2 बातें आपको बता देता हूं सबसे पहले, कि जब भी मेरे पास कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी यूज होती हो, क्या यूज होती हो बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी यूज होती हो। अगर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी यूज होती है तो ये कब होती है, जब मेरे पास वैल्यूज किसी इंटरवल से आती हो, राइट बच्चों, या तो वैल्यूज किसी इंटरवल से आती हो या किसी रीजन से आती हो या बच्चों किसी वॉल्यूम से आती हो। अब आप समझ रहे होंगे मैं बोल क्या रहा हूं, मतलब ये कभी किसी इंटरवल से कुछ वैल्यूज पिक करते हुए ले ली, जैसे मैंने सपोज 0 से 1 इंटरवल के बीच से कोई एक्स सेलेक्ट किया, राइट, ऐसी बात मैं करता हूं, या मैंने इस रीजन में से कोई एक पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट कर दिया जिसको मैंने बीच में शेड कर दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कभी ये पूछ लिया जाए, राइट। या कोई वॉल्यूम ले लिया, ऐसा कोई स्फीयर है, उस स्फीयर में सपोज इतना कटेड पोर्शन ले लिया, तो इस कटेड पोर्शन का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे इंटरवल के केस में अपन क्या करते हैं, लेंथ का कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट बच्चों, और रीजन के केस में अपन क्या करते हैं, एरिया का कंसेप्ट यूज करते हैं, और वॉल्यूम के केस में अपन क्या करते हैं, ऑब्वियसली वॉल्यूम का कंसिडर केस करते हैं, राइट। अब आपको थोड़ा सा लगा होगा सर ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दी, कुछ आइडिया मिल नहीं पा रहा, बोल क्या रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आपको प्रॉपर्ली आइडिया मिलेगा। इसने बोला 2 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो 10 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक आपस में मिल सकते हैं। तो जो उनका मीटिंग टाइम है बच्चों, दोनों का वो 1 आवर का है। यहाँ पे सपोज एक्स फ्रेंड है और यहाँ पे वाई फ्रेंड है, राइट। आप लोग मिलना छोड़ दो बच्चों जब तक एग्जाम आपका पास में आ रहा है, राइट, क्योंकि मिलने के चक्कर में सारी चीजें निकल जाएगी हाथ से, और मिलने मिलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो प्लीज बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पे कोशिश करो कि आपको मिलना मिलाना नहीं है, क्वेश्चन में ही मिलना मिलाना हम लोग कर लेते हैं, लाइफ में नहीं करना, राइट। ये बाद में करेंगे जब आपको जिंदगी में अचीव कर लोगे। तो 0 से लेके 60 मिनट्स का टाइम मेरे पास फर्स्ट फ्रेंड के पास है, और 0 से लेके 60 मिनट्स का टाइम मेरे पास सेकंड फ्रेंड के पास है। आपको समझ में आ रहा हो, 0 से 60 तक का टाइम जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, इंटरवल जनरेट कर रहा है। वैसे ही दूसरे फ्रेंड के लिए भी इंटरवल जनरेट कर रहा है। तो जो सैंपल स्पेस मेरे पास बन के आ रहा है जिसमें दोनों मिल सकते हैं, वो कौन सा सैंपल स्पेस मिल गया बच्चों, ये वाला सैंपल स्पेस मिल गया, राइट। तो जो आपके पास
हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो यहाँ पे इस केस में क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ द इवेंट ई अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस एस। नीचे क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस एस। वो बच्चों कितना है अपने पास, दिस इज 60 स्क्वायर। एंड अब दूसरी बात, अब कंडीशंस पे चलते हैं। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो क्या क्या दी हुई है कि दोनों फ्रेंड्स एक साथ मिल गए, सपोज मतलब दोनों फ्रेंड्स बड़े पंक्चुअल थे, दोनों एक साथ आ गए, राइट। तो इसका मतलब x इक्वल टू y लाइन मिलेगी। आपने बोला कि फ्रेंड x जो है वो y फ्रेंड से 10 मिनट्स लेट आता है, तो बच्चों क्या होगा, वो इस लाइन के अलोंग आएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू y प्लस 10। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई कि y फ्रेंड x फ्रेंड से 10 मिनट लेट आता है, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 10। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। और ये वाला रीजन ऐसा है जिसमें दोनों फ्रेंड्स मिल सकते हैं, तो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस तो अपन लिख ही चुके, अब अपने को करना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो इस रीजन का एरिया क्या आएगा, उसे आप बड़े सिंपली सोच सकते हो कि मैं इस कंप्लीट स्क्वायर के एरिया से इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज को सबट्रैक्ट कर देता हूं। अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर के एरिया से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे इजीली इस स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। तो कितना हुआ बच्चों, 60 स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया था, और 2 आपके पास ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट और बेस कितना है, ये भी 50 और ये भी 50, क्योंकि 10 कम हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये भी 50 और ये भी 50, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50 स्क्वायर। ये 2 से 2 गया, 60 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, 3600 माइनस 2500 मतलब 1100। तो 1100 डिवाइडेड बाय 3600 एंड सो वी कैन से द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 11/36। कितना आसान क्वेश्चन। अब आपको आइडिया मिला होगा कि कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अगर कभी पूछे जाए तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट वैरायटी। इसके बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। आई मीन ये वाला क्वेश्चन खुद ही जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। बोलते 32 प्लेयर्स है जिनकी रैंक दी हुई है 1 से लेकर 32। ये सारे प्लेयर्स रैंक्ड प्लेयर्स है, राइट। जैसे फुटबॉल में आपने देखा होगा कि रैंक प्लेयर्स होते हैं और भी कई गेम्स में होते हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है बच्चों, जिस टूर्नामेंट में मतलब ऐसे मुझे लगता है सबको पता होगा क्योंकि अधिकतर लोग आईपीएल देखते हैं, इसके अलावा भी और कई सारे गेम्स देखते हैं, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास 32 प्लेयर्स है, तो 32 में से हमने पेयरिंग कर ली, 16 प्लेयर्स मिल गए, तो 2-2 प्लेयर्स के बीच में मैच हुए। उनमें से जो हार गए उनको आपने टूर्नामेंट से आउट कर दिया। अब मेरे पास कितने बचे, 16। फिर 16 प्लेयर्स में से भी आपने दोबारा टीमिंग कर दी, 2-2 की ग्रुपिंग कर दी, तो मेरे पास 8 टीम्स बन गई। उन 8 टीम्स के मैच हुए, जो 8 हारे उनको फिर से आउट कर दिया। फिर 8 की फिर टीमिंग कर दी, कितने बचे, 4 टीम मिल गई। उन 4 टीम में फिर मैच हुए तो 4 हारे, उनको भी आउट कर दिया। फिर 2 की, ऐसे बढ़ते चलेंगे। वही काम इसमें भी करना है। बोलते हैं assume that in every match between any 2 players the better ranked player is win। मतलब ये तो यार मतलब नाइंसाफी है, देखो, ठीक है। जिसकी रैंक अच्छी होगी वो जीतेगा बोलता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट रैंक वाले के साथ में 32 रैंक वाले का मैच हुआ तो डायरेक्टली मान के चलेंगे फर्स्ट रैंक वाला जीतेगा, राइट। ये हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंक 1 एंड रैंक 2 प्लेयर्स आर विनर एंड रनर अप, राइट। इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखो, सबसे पहला काम क्या करो, आपके पास 32 प्लेयर्स है, उनमें से मैंने ये रैंक 1 वाला प्लेयर लिख लिया, रैंक 2 वाला प्लेयर लिख लिया। अब फर्स्ट राउंड पे अगर मैं मैच खेलवाता हूं, फर्स्ट राउंड का मतलब क्या हुआ, 16 प्लेयर्स अलग अलग ब्रेक कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेयर्स का मैच करवा दिया, तो 16 टीम्स बन गई, मतलब 16 मैचेस बन गए, तो उसमें 16 आउट होना है। अब वो 16 मैचेस में से अगर मैं एक मैच 1 और 2 का करवा दूंगा ना, तो 2 फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता कि हो। रीजन क्या, क्योंकि रैंक 2 के प्लेयर को मुझे रनर अप बनाना है। तो मतलब 1 के जो मैचेस करवाने हैं बच्चों, 2 के साथ नहीं करवाने, राइट। बात सबको समझ में आ रही। 1 के जो मैच करवाने और 2 के साथ नहीं करवाने। अब 1 के मैच करवाने के लिए कितने ऑप्शन है, 31 ऑप्शन है 2 को काउंट करते हुए। उनमें से 2 को हटा दिया, कितने बच गए, 30/31, राइट। अब एक मैच हो चुका है,
टू के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टू का जिसके साथ भी मैच होगा वो बाहर जीत के निकल के आएगा, बिकॉज टू की रैंक उनसे ज्यादा है। हम एक का काउंट करते चलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, 32 में से 16 प्लेयर्स बचे, फिर उनका मैच हुआ, फिर 1 और 2 की ग्रुपिंग कर दी। 1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 15 प्लेयर्स उसके साथ प्लेइंग के लिए ऑप्शन में मिले, सिर्फ एक को नहीं ले सकता, किसको, 2 को, तो 14 बच गए। फिर चले 8, अब सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि शुरुआत में सारी कहानी में गा चुका हूँ। 1 और 2, यहाँ पे कितना हुआ, दिस इज 8 में से एक, तो 1 खुद ही है, तो 7 चांसेस है, 7 में से 2 को नहीं लेना, 6 चांसेस बचे। सिमिलरली बढ़ गया आगे 4 में से फिर देखा 1 और 2 के लिए, तो क्या हुआ बच्चों कि एक मैच, मतलब आपके पास 3 ऑप्शंस बचे, उन 3 ऑप्शंस में से 2 को नहीं लेना, 2 को नहीं लेना, सेकंड प्लेयर मतलब सेकंड रैंक वाले प्लेयर को नहीं लेना, तो कितने बचे आपके पास, 1 ऑप्शन बचा, सॉरी 2 ऑप्शंस बचे, राइट। तो ये हमारे पास तरीका हो गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ही प्लेयर्स बचेंगे, तो उनके बीच में जो मैच करवाओगे उसमें 1 क्या रहेगा, विनर रहेगा, और 2 क्या रहेगा, रनर अप रहेगा, तो उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सो ये जो इवेंट चले, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, राइट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो व्हेन आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, so we can multiply them, कितना हो जाएगा, 30 into 31, this into 14 upon 15, and this into 6 upon 7, and this into 2 upon 3। तो आप इजीली देख सकते हो, this into, मतलब ये 2 टाइम्स एलिमिनेट हो गया, ये भी 2 टाइम्स एलिमिनेट हो गया, और ये भी 2 टाइम्स एलिमिनेट हो गया, और मुझे वैल्यू कितनी मिल गई, 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 16 upon 31। तो बच्चों देख लो कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसानी से किया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वैरायटी कवर होती रहे, तो आई थिंक ये वाली वैरायटी भी समझ में आएगी। दिस इज ऑफ जेईई मेंस एग्जाम। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बच्चों फंक्शंस का है, आई मीन कैलकुलस का है। मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर डाल दिया कि आपको एक दो कंसेप्ट और समझ में आ जाए। इसमें बच्चों गिवन क्या है कि वी हैव 2 सेट्स A एंड B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू m। एक फंक्शन है A से लेके B तक, देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट fx इज इंजेक्टिव, एंड दूसरा है fx इज सरजेक्टिव। पहले बच्चों, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है इंजेक्टिव फंक्शन का, सरजेक्टिव फंक्शन का, वो थोड़ा बहुत समझ लें, ठीक है। मैं सारी चीजों को तो मैं इजीली बताता चलता हूँ। सपोज वी हैव दीज 2 सेट्स, दिस सेट इज कैपिटल A and that set is capital B, and we point out the members of set A and set B। set A के पास बच्चों अपने पास जो members है, suppose n members है, वैसे A1, A2, A3 and so on, this is AN, ये n members है। set B के पास अपने पास m members है, this is B1, B2, B3 and so on, Bm। आपने जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया वो A से लेके B तक रिप्रेजेंट किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है कि A से लेके B तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। वही क्या बच्चों अपना हो गया, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर सैंपल स्पेस। जिनके ऊपर बात कर रहे हैं उनमें से हमें कौन से फंक्शन ढूंढने हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए, इंजेक्टिव, और सेकंड प्रोबेबिलिटी के लिए सरजेक्टिव। तो पहले सैंपल स्पेस निकालिए। तो A1 एलिमेंट के पास मैप होने के लिए ये M के M ऑप्शन है, सिमिलरली A2 के पास भी M के M ऑप्शन है। तो हर एक A1 से लेके AN मेंबर के लिए M ऑप्शन है। तो कितना बच्चों आ गया यहाँ पे, M टू द पावर। तो ये तो नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपने निकाले। अब इसके बाद आप क्या करो, 1-1 फंक्शंस आपको चूज करने हैं। What is the definition of 1-1 function? 1-1 means injective. तो injective is nothing, this is 1-1. Surjective is nothing, this is on 2. तो पहली बात 1-1 क्या होता है? 1-1 का मतलब ये होता है बच्चों कि if we have unique pre-image corresponding to every image. Image मतलब B set के element, right? तो corresponding to every member, और यू में से corresponding to image, मतलब जो भी फंक्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज मिल सकती है। ए की इमेज B1 सपोज मिली, तो A2 की इमेज B1 नहीं मिलनी चाहिए, मतलब B1 की प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए, तो जाके फंक्शन कैसा रहेगा, 1-1 रहेगा। तो अगर हम इस बेसिस पे बच्चों चलते हैं, तो मैं निकाल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस।
सो दिस इज इक्वल टू A1 के पास मैप होने के लिए बच्चों m ऑप्शंस, बहुत गौर से समझते चलना। A2 के पास मैप होने के लिए एक जिस पे A1 मैप हो गया उस पे A2 मैप नहीं हो सकता, उसके पास कितने ऑप्शन, m-1 ऑप्शन, एंड सो ऑन कंटिन्यू करते चलेंगे। तो जब हम AN की बात करेंगे तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, उसके पास बच्चों कितने ऑप्शंस होंगे, थोड़ा सोचना जरा सही से। तो उसके पास हो जाएंगे बेटा m-n + 1 ऑप्शंस, राइट। इतने ऑप्शंस मेरे पास होंगे। लेकिन ये तब होगा जिस केस में आपका m n से बड़ा हो। अगर आपका m n से छोटा हो जाता है तो उस केस में एक डोमेन का मेंबर, डोमेन मतलब सेट A का मेंबर बच जाएगा जिसके पास कोई इमेज नहीं मिल रही। ठीक है, तो इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, दिस इज m-p-n, राइट। ये कब मिलेगा, व्हेन दिस m इज ग्रेटर देन बाई n, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 व्हेन दिस m इज लेस देन बाई, यहां पे इक्वलिटी भी आप लगा सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं टोटल ऑन टू फंक्शंस की। ठीक है, यहां से मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकल चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इंजेक्टिव, मैं ऐसे लिखते रहा हूं, दिस इज इक्वल टू ईदर 0 और m-p-n this divided by m to the power n. This is our first part. Now in the second part we have to find the total number of onto function firstly, right? So B केस पे चलते हैं। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी onto निकालना है, मतलब onto निकालने के लिए तो फिर मुझे हर एक एलिमेंट के लिए सर्च करना पड़ेगा। What is the definition of onto function? कि आपके कोडोमेन में मतलब B सेट में कोई भी एलिमेंट हो, अगर आप उसे पिक करते हो तो उसके पास प्रीइमेज मिलनी चाहिए, एटलीस्ट वन प्रीइमेज मिलनी चाहिए, राइट? तो corresponding to every member of codomain there is preimage. In this situation we can say the function is onto. तो हम बार बार हर एक एलिमेंट के लिए चेक करें वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप ये कर लीजिए, आप टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन को ऐसे निकाल लीजिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन, दिस इज इक्वल टू टोटल फंक्शंस, total functions, this minus into functions। मतलब टोटल फंक्शंस से अगर हम into functions हटा देना तो अपना काम बन जाएगा। अब ये सोचना into functions क्या होते हैं। into function का मतलब होता है बेटा at least one member of set B। मैं ये बातें लिख भी रहा हूं कि आप प्रॉपर्ली नोट्स भी मेरे साथ बनाते चले जाओ, ठीक है। at least one member of set B, at least one member of set B. What is set B? Set B is codomain. At least one member of set B has no preimage। अगर किसी भी एक मेंबर के पास प्रीइमेज नहीं मिली ना तो फंक्शन onto नहीं हो पाएगा, उसे क्या बोल देंगे, into बोलते हैं। तो यही वाला काम मैं करता हूं। एक मेंबर के पास प्रीइमेज नहीं है तो उसको मैंने सपोज B1 सेट से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल B1 से। दो मेंबर्स के पास उनकी प्रीइमेज नहीं है तो उसको मैंने कैपिटल B2 मेंबर से सेट डिफाइन कर दिया। तीन मेंबर के पास नहीं तो उसे मैंने कैपिटल B3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये नोटेशन में दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। इसको यहां पे लिख लिया, दिस इज m to the power n, this minus, and that value we write this thing, this is number of elements in B1 union B2 union B3 एंड सो ऑन यूनियन bn। एटलीस्ट वन का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चों, आई थिंक दूसरा क्वेश्चन था क्लास का, है ना। तो एटलीस्ट वन बोलने का मतलब यूनियन आ जाएगा। B1 बोलने का मतलब, कैपिटल B1 का मतलब क्या हुआ कि आपका एग्जैक्टली एक एलिमेंट सेट B का, उसके पास में कोई प्रीइमेज नहीं है। B2 का मतलब एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स है सेट B के जिनके पास प्रीइमेज नहीं है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इस पे तो हमने फिर से इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्या मुझे मिल गया, ये आ गया सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BI, दिस माइनस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BI इंटरसेक्शन BJ, दो कलेक्शन का सेट, ठीक है। ऐसे ही बढ़े आगे, प्लस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BI इंटरसेक्शन BJ इंटरसेक्शन BK, एंड दिस गोज टिल द टोटल पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। And this value is equal to m to the power n, this minus। अब सपोज हम बोलते हैं कि B1 एलिमेंट के पास में प्रीइमेज नहीं है, तो B1 को मुझे सेलेक्ट करना होगा। कितने मेंबर्स में से बच्चों, m मेंबर्स से। तो m से मैंने उसे सेलेक्ट किया।
कितने तरीके से? MC1 तरीके से। ये मेरा पहला काम हो गया बच्चों। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो बचे हुए M-1 मेंबर्स हैं, उनके पास प्री इमेज होने के कितने ऑप्शंस हैं? A1, A2, A3, AN, मतलब n ऑप्शंस हैं। तो क्या लिखा इनके लिए? M-1 to the power n। आई थिंक ये बातें सबको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब मैंने एक को हटा दिया, बचे हुए के लिए अब ऑप्शन सोचने शुरू किए, राइट? तो क्या हुआ? M-1 to the power n। या आप, मैं शायद उल्टा बोल दिया बेटा, ये आप बोल सकते हो कि A1 के पास मैप होने के पास के लिए कितने ऑप्शंस बच गए? M-1 ऑप्शंस बच गए। सिमिलरली A2 के पास कितने ऑप्शंस बच गए? M-1 ऑप्शन बच गए। कितने मेंबर्स है A1 से लेके N तक? N नंबर्स है। इनकी इमेजेस अपन देख रहे हैं, तो B1 नहीं हो सकती। इसके अलावा ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो N-1 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस तरीके से चल रहा है। अब माइनस किया MC2, दो की प्री इमेज नहीं बनानी, तो सपोज B1 B2 थे, इनकी प्री इमेज नहीं बनानी। अब इन मेंबर्स के पास मैप होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी? यहां से लेके यहां तक कितनी पॉसिबिलिटी? M-2 पॉसिबिलिटी। बस ये आइडिया दिमाग के अंदर। तो MC2 निकालने के बाद M-2 to the power n। सिमिलरली प्लस MC3, M-3 to the power n। अब तो तुम चैंपियन बन चुके हो, माइनस एंड सो। एंड इसको भी ना एक काम करो कि मतलब माइनस ओपन करके इसको ऐसे लिख लो कि ये वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई। दिस कैन बी रिटन एज M to the power n। ये माइनस, मतलब मैं यहाँ पे ही कैलकुलेशन कर देता हूँ बच्चों। ये माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, एंड सो इंटरवल को ओपन कर दिया। और जो यहाँ पे M to the power n था ना, अगर मैं इसके साथ MC0 लिख दूंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, राइट? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक प्रॉपर ट्रेल मिल जा रही है। ये ट्रेल कैसे चल रही है बच्चों? दिस इज R equal to 0 to M-1 and this is MCR and M-1 to the power, आप समझ सकते हो, R to the power n। इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व करें। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल गए। आगे से रट लो फॉर्मूला, प्रूफ करने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। और ये वाला फॉर्मूला भी रट लो बच्चों, कितने 1 फंक्शंस होते हैं, इन्हें भी प्रूफ करने का, ये तो खैर आसान है प्रूफ करना, लेकिन सेकंड वाला प्रूफ करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो याद रख लो। तो बी केस की बात अगर हम करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई? ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों एक चीज मैंने डिस्कस की नहीं है आपसे, वो क्या नहीं की, कि अगर ए सेट में सपोज 3 मेंबर्स होते हैं और बी सेट में सपोज 4 मेंबर्स होते हैं, तो क्या होगा? एक मेंबर यहां मैप हो गया, एक मेंबर यहां मैप हो गया, एक मेंबर यहां हो गया, तो ये वाला फंक्शन तो ऑन टू कभी नहीं हो सकता, इनटू होगा, क्योंकि भाई एक एलिमेंट की 2 इमेजेस तो पॉसिबल नहीं हो सकती किसी फंक्शन के अंदर। तो ये ध्यान रखो, एक कंडीशन इसके साथ और जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ये कहानी तब होगी जिस केस में आपका m बच्चों n से कैसा होता हो? छोटा होता हो या उसके इक्वल होता हो, राइट? और अगर आपका m n से बड़ा हो जाता है तो उस केस में आपको 0 ऑन टू फंक्शंस मिले। तो अपन क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E, दिस इज इक्वल टू, दैट इज that whole, this is either 0 or you may say this is sigma MCR this into M-R to the power n and that whole divided by M to the power n। तो आई थिंक तुम्हें बहुत मजा आया होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन बन गया, लेकिन कई सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हुए होंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन प्रॉपरली PNC का है और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बोलता है 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 पर्सन। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन याद होगा आपको, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम रिसीव नन। ये मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है बेटा, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, जिसको ये चीज पता नहीं चल रही, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम रिसीव नन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉम्प्लीमेंट देख लिया करते हैं। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन, ईच ऑफ द पर्सन। बहुत शानदार चीज लिख रहा हूं बच्चों, ईच मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा ना कि बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ देम रिसीव नन। इस बात का मतलब ईच ऑफ द पर्सन गेट्स वन, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे। अब इतना सोचने के बाद क्या हुआ कि 1 माइनस
अब पहली बात तो नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर का मतलब हम 10 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 पर्सन्स को। तो 10 थिंग्स को 6 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो वो होता था, अगर आपको याद आए तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये चीजें बच्चों, आप किसी को अगर नहीं भी पता, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, x1 x2 and so on xn, दिस इज इक्वल xr, दिस इज इक्वल टू n। तो मेरे पास ये n चीजें हैं, मैं n चीजों को r लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो इसके टोटल सॉल्यूशंस कितने होते हैं बच्चों? जो n की n आइडेंटिकल चीजें, ठीक है, वो होते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और अगर ये बोला जाए कि हर पर्सन को एक एक चीज मिल जाए, यहां पे मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के पास सारी के सारे 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स आ जाए, मतलब n के n ऑब्जेक्ट्स आ जाए। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि हर पर्सन के पास कम से कम एक आना चाहिए, तो यहां पे तो ये लिख रहे हैं ईच गेट्स एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो इस केस को कैसे सॉल्व करोगे? ईच गेट एटलीस्ट वन। तो बच्चों समझना, इस बात का मतलब होता है n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, इनके प्रूफ्स भी हमने देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आप इन्हें देख सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे जो बात मैंने बोली इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपको समझ में आ चुका होगा। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया? बेसिस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, आई मीन दिस इज 10 प्लस r, दैट मींस 6, दिस माइनस 1 c 6 माइनस 1, एंड न्यूमरेटर में बच्चों अपने पास क्या वैल्यू आ गई? दिस इज 10 माइनस 1 c 6 माइनस 1। Now you may simplify this thing. This is equal to 1 minus 9c5, this divided by, that is 15c5। तो बच्चों अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें कोई भी बड़ा टास्क नहीं है। दैट इज योर आंसर। तो आप देखो, अगर आपको पीएनसी आता है, वो कंसेप्ट आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का रह जाता है। अगर मैं समझा नहीं रहा होता, शायद मैं आंसर इसका मतलब 10 सेकंड के अंदर तो पहले सॉल्व भी कर देता, ये 9c5 और 15c5 की वैल्यू लिख के। आइडिया मेरे दिमाग में इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे यहाँ पे पहुंच जाता बच्चों। तो ये क्वेश्चन कितना 10 सेकंड के अंदर हो सकता है। तो आप ये भी कोशिश करो टाइम कितना बच रहा है आपका। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको 2 बैग्स गिवन किए हैं, जिनमें 10 बुक्स हैं डिफरेंट टाइटल की, राइट? ए स्टूडेंट ड्रॉज आउट बुक्स फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग एट रैंडम। दोनों बैग से बुक निकाल रहा है एक एक करके। फिर बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन द बुक्स ड्रॉन फ्रॉम 2 बैग्स डज नॉट एक्सीड्स 2। तो मतलब जो फर्स्ट बुक पे जो नंबर आ रहा है, सॉरी फर्स्ट बैग से जो आपने बुक निकाली, अगर सपोज एक निकाली, तो दूसरे बैग से मुझे या तो एक ही बुक निकालनी होगी या 2 बुक्स निकालनी होगी, राइट? वो 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। इस बात को सोचते हो बच्चों चलना है अपने को। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब 3 केसेस मेरे पास बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं? सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो हुआ क्या बच्चों कि हम अगर फर्स्ट बैग से बुक्स निकालने की बात करते हैं, तो 10 में से 1 बुक निकाली जा सकती है, और 10 में से 2 बुक्स निकाली जा सकती है, और 10 में से 3 बुक्स निकाली जा सकती है। ऐसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे। तो उसने निकाल लिए 10 में से 10 बुक्स। तो ये फर्स्ट बैग का काम हो। सिमिलरली सेकंड बैग का काम भी होना है, तो स्क्वायर हो। और आपने अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता होगा NC0 से लेके NCN तक का सम बच्चों कितना आता है? दिस सम इज इक्वल टू NC0 टू NCN, दिस इज 2 टू द पावर n। लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, दिस इज 10C0। तो मैं इसे कितना लिख लूंगा? 2 टू द पावर 10 माइनस 10C0, मतलब 1, और इसका स्क्वायर। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर फेवरेबल इवेंट चाहते हैं, वो कितनी होगी, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले अपने केस बना लेते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों? पहला केस बन रहा है दिस इज कि जब अपने पास मेंबर्स कितने हो जाए, कि मतलब हम फर्स्ट बुक से और सेकंड बुक से इक्वल नंबर ऑफ बुक्स निकालें। तो उस केस में क्या हुआ? 10C1 का स्क्वायर प्लस 10C2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 10C10 का स्क्वायर। इस टाइप की सीरीज मैंने करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की सीरीज का सम कितना आता था? इसका सम आता था 20C10 दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस 1। कोई पूछता है सर कैसे निकालें?
भाई जो बच्चा नहीं था उसमें लेक्चर में तो वो ये सोच सकता है कि इसको देखेंगे 10C1 और दूसरे वाले 10C1 को अपन लिख लेंगे 10C9। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा 10C2 और अगले वाले 10C2 को क्या लिख लिया बच्चों 10C8। तो अगर आप गौर से देखो बच्चों, यहाँ जो सफिक्सेस हैं उनका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ये 8 है, और यहाँ जो प्रीफिक्सेस हैं उनका सम कितना आ रहा है 20। तो आपको यही काम करना है, सम कर दिया प्रीफिक्सेस का और नीचे सम कर दिया सफिक्सेस का। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए थी सीरीज की 10C0 से, वो टर्म तो है नहीं मेरे पास, तो एक टर्म मिसिंग है, इसलिए मैंने क्या कर दिया -1 कर दिया। इतना आसान सा आइडिया अगर किसी को याद नहीं भी है तो। ठीक है बच्चों, अब यही काम आगे करते हुए चलते हैं। अगला केस क्या बन गया, सेकंड केस सेकंड में हमने बोला कि बुक्स के बीच में डिफरेंस कितने का हो जाए 1 का। मतलब पहले बैग से एक बुक निकाली, दूसरे बैग से 2 निकाली, अगर पहले से 2 निकाली तो दूसरे से 3 निकाली। तो ये वाला कैलकुलेशन जो मैं बोल रहा हूं वही करता चला जा रहा हूं, 10C1 इंटू 10C2 प्लस, अब जो पहले से निकाली एक, दूसरे से 2 निकाली, ये भी तो हो सकता है पहले से 2 निकाले दूसरे से 1 निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो बच्चों, वाइस वर्सा केस है बिकॉज। फिर कितना आ गया 10C2 इंटू 10C3 और ये काम कंटिन्यू करते चले गए। लास्ट मुझे कितना मिल गया 10C9 दिस इंटू 10C10। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों सीरीज किस तरीके से चल रही है। एक टर्म इस सीरीज में भी कमी दे रही है, कौन सी वाली, फर्स्ट टर्म। इनको भी मैं कैसे मैनिपुलेट कर दे रहा हूं टर्म्स को, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 10C2 को मैंने लिख लिया 10C8 उसी वाले फॉर्मेट के लिए, 10C3 को मैंने लिख लिया 10C7 और 10C10 को मैंने लिख लिया बच्चों 10C0। राइट, आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। सिर्फ एक टर्म मिसिंग है, कौन सी, वो मिसिंग है 10C9 इंटू 10C0, वो टर्म हमारे पास होनी चाहिए थी। तो हमने इस पूरे सम को कैसे लिख लिया, वी राइट दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 20C, सफिक्स का सम देख लीजिए कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 20C9 दिस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, एक टर्म जो मिसिंग थी वो कितनी थी 10C0 इंटू 10C9, तो ये टर्म भी मैंने साथ साथ लिख ली। 10C0 तो 1 ही होता है और 10C9 कितना होगा, 10C1 के इक्वल होगा, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये कितना आ चुका है, दिस इज 2 इंटू 20C9 दिस माइनस 10, इतना काम हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 बच्चों अपने से क्या बोलता है, थर्ड केस को गौर से समझना। थर्ड केस में उसने बोला था डज नॉट एक्सीड 2, मतलब 2 तक हो सकता है। तो मैंने 0 डिफरेंस वाला देख लिया केस, 1 डिफरेंस वाला केस देख लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 डिफरेंस वाला केस देख रहा हूँ। तो फिर से लिखा 2 इंटू 10C1, पहले से एक बुक दूसरे से 3 बुक 10C3, बस इसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते चले। फिर क्या मिल जाएगा 10C2 प्लस दिस इंटू 10C4 एंड कंटिन्यू करते चलेंगे। लास्ट क्या मिल गया बच्चों 10C8 दिस इंटू 10C10। अब फिर से वही काम करो ना, मैनिपुलेशन कर दो। कौन सा मैनिपुलेशन किया, इसको कितना लिख लिया 10C7, इसको कितना लिख लिया बच्चों, वी राइट दैट वैल्यू एज 10C6 एंड दिस इज 10C0। लेकिन यार इस कैलकुलेशन में एक टर्म मिसिंग है, कौन सी बोलोगे, पहली वाली, उसमें क्या आना चाहिए था 10C0 और 10C8, तो उसको रखना पड़ेगा बच्चों अपने को, है ना। तो ठीक है, पहले तो ये काम कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स, यहाँ पे हो गया 20 सफिक्सेस का सम और प्रीफिक्सेस का सम, और सफिक्स का सम कितना आ रहा है 7 और 1 8, तो 20C8 दिस माइनस पहली टर्म 10C0 इंटू 10C8। 10C8 का मतलब कितना 10C2, 10C2 का वैल्यू कितना 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45। तो कितना हो गया बेटा, दिस इज 2 इंटू 20C8 दिस माइनस 45। सो वी यूज दैट वैल्यू हियर। तो 3 केसेस थे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अवर फेवरेबल इवेंट, दिस इज 20C10 दिस माइनस 1, और मतलब प्लस दिस इंटू 2 इंटू 20C9 दिस माइनस 10 और प्लस 2 इंटू 20C8 this minus 45. So your answer is probability of the event E is equal to number of elements in E upon number of elements in sample spaces. Now you may simplify these all things and put in this expression. We get our answer. तो बच्चों समझ में आ रहा हो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है।
जिसको बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया है वो इन क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले भी शुरुआत की थी टॉपिक की, तो मैंने यही बोला था कि बाइनोमियल और पीएनसी के लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए। जो भी बच्चे, वो 4 लेक्चर्स है बच्चों, उसमें भी ज्यादा काम नहीं है, उन 4 लेक्चर्स को आप देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िए तो बहुत आसानी से समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोलता है 4 फेयर डाइस D1, D2, D3, D4। ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है पुराना। ईच हैविंग 6 फेसेस numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6 are rolled simultaneously. The probability that D4 shows a number appearing on one of D1, D2, D3, मतलब at least one of D1, D2, D3। तो बच्चों हो क्या क्या सकता है इस क्वेश्चन में, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको आइडिया लग गया होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी पे आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। तो 4 डाइस थी, तो पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो किसी भी एक डाई के फेस पे कितनी पॉसिबिलिटी नंबर आने की, 6 पॉसिबिलिटी। तो कितनी डाइस उछाली आपने, 4 डाइस उछाली, तो कितना हो गया 6 × 6 × 6, मतलब 6 टू द पावर 4, तो सैंपल स्पेस आ चुका है। सबसे पहला काम इजीली आपने करके किनारे कर दिया। अब हम आते हैं अपने फेवरेबल इवेंट की तरफ। तो हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। तो ई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोलता है D4 shows a number appearing on at least one of D1, D2, D3। तो एक पॉसिबिलिटी तो बच्चों ये हो सकती है कि जो D1, D2, D3, D4 ये चारों में कैसा हो जाए, सेम नंबर आ जाए, मतलब इन चारों में सेम नंबर आ जाए बच्चों। ठीक है, अगर इन चारों में सेम नंबर आ गया तो सेम नंबर चारों में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो आप बोलोगे चारों में सेम नंबर आ जाए, क्या परेशानी है, बस 6 हो जाएगा। 6C1 तरीके से सेलेक्ट करेंगे और चारों में वही नंबर पुट कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो उसे तो करने में कोई परेशानी नहीं, जैसे 6C1 लिख लिया, 6 आ गया। अब मैंने बोला आगे बढ़ते कि भाई D1, D2, D3 इन 3 में सेम नंबर है। ठीक है, D4 में डिफरेंट नंबर है, मतलब 3 आर सेम, मतलब 2 नंबर्स जो है वो D1 के सेम। तो उनको सेलेक्ट करने का कितना तरीका हुआ, तो पहले क्या किया, 6 में से एक सेलेक्ट कर लिया जो फेस आपको D1, D2, D3 में रखना। ठीक है, अब D1 पे तो वो 6 में से एक नंबर आ चुका है, उस नंबर को D2 और D3 पे रखने के कितने तरीके, पहले तो यार बचे ये 3 हैं, इन 3 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, कोई जरूरी थोड़ी D4 को सेट से बाहर रखोगे, वो भी तो सेट के अंदर आ सकता है। तो क्या किया, 3 बचे हुए में से 2 सेलेक्ट किए, और जो 2 सेलेक्ट किए हैं उनमें उसी नंबर को रख दिया जो आप D1 पे रख चुके हो। ठीक है, अब क्या होगा कि D4 के पास आने की कितनी पॉसिबिलिटी बची, 5C1 पॉसिबिलिटी बची, क्योंकि उस नंबर को तो लेना नहीं जो नंबर ऑलरेडी D1, D2, D3 पे आ चुका है। बिकॉज अगर D4 पे भी वही नंबर ले लिया तो इससे पहले वाला ही केस बन जाएगा, हम तो डिफरेंट केस देख रहे हैं। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी बच्चों बन सकती है, जो नंबर D1 पे आया वही नंबर D2 पे आ जाए। अब D2, D3, D4 इन तीनों में से किसी एक पे आ सकता है। मैं जस्ट सिंबॉलिक वे में इस तरीके से लिख रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 6C1 तरीके से D1 पे प्लेस किया, और D2, D3, D4 में से 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया 3C1 तरीके से, उस पे वही नंबर प्लेस कर दिया जो D1 पे प्लेस किया था। अब क्या हुआ, D3 और D4 पे जब आप नंबर्स प्लेस करोगे तो कितने तरीके से प्लेस करोगे, 5C1 × 5C1 तरीके से। दोनों के पास 5-5 ऑप्शंस बचेंगे, उस नंबर को नहीं लेंगे जो नंबर ऑलरेडी D1, D2 को दे चुके हैं। हो गया काम खत्म। तो ये 3 केसेस मिले, तो हम इन सब का सम कर लेते हैं। तो कितनी कितनी वैल्यूज मुझे मिल रही है, यहाँ से 6 मिल गया, दिस इज 3, दिस × 5, मतलब 90 आ गया। और बच्चों यहाँ से कितना मुझे मिल रहा है, दिस इज 6 × 3 × 5 × 5, मतलब ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 45, 450 है ना। तो कितना आंसर आ गया, दिस इज 696, मतलब लिख ही लेते हैं 6 + 90 + 440। ठीक है बच्चों, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर सैंपल स्पेस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। और दोनों की वैल्यूज बच्चों अपन निकाल चुके हैं। तो आई थिंक समझ में आएगा कितनी सारी वैरायटीज थी, और मैंने कोशिश की सभी वैरायटीज आपकी क्लास में, आज की क्लास में हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक मैं जो कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम वैरायटीज आपको करवा दूं, आप भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस मेरे साथ पैरेलली करते रहे। ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटे के लेक्चर के अंदर पूरे साल का काम तो होता नहीं है। ठीक है बच्चों, बट ये रिफ्रेशमेंट ऐसे देता है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसके बाद घर में दोबारा से
चैप्टर को उठाइए और जिन जिन वैरायटीज के क्वेश्चंस मैंने करवाए उन्हें अपने असाइनमेंट से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जब वो होने शुरू हो जाएंगे, मतलब सॉल्व कीजिएगा, तो वो सॉल्व धीरे धीरे, थोड़े थोड़े शुरुआत में हिकअप्स आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे बच्चों, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। यही एक तरीका हमारे पास बचता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।